ओके जी, मूविंग ऑन। ये एक स्लाइड स्टैंडर्ड है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फैक्टराइजेशन 8वीं जमात के अंदर पढ़ाई जाती है, मगर उसके अंदर फैक्टराइजेशन की कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले से बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो फैक्टर्स भी हो सकते हैं तीसरी चौथी पांचवी के अंदर। वो रूट्स भी हो सकते हैं, वो अलजेब्रा की बेसिक्स भी हो सकती हैं, मगर कुछ चीजें हैं जिनके बगैर फैक्टराइजेशन पढ़ाना या बच्चों को समझाना जरा चैलेंजिंग हो जाएगा अगर उनको ये चीजें नहीं आती। सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों की एलसीएम और एचसीएफ की होनी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो इस लेवल पे नहीं है कि एलसीएम और एचसीएफ को समझ सकें, तो फिर फैक्टराइजेशन आप जितनी भी अच्छी पढ़ा लें वो उनको समझ नहीं आ सकती। प्रॉब्लम शायद वो सॉल्व कर लें, मगर वो समझ उनको नहीं आएगी। दूसरी चीज जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली जरूरी है वो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ्स के थ्रू। कि ग्राफ पेपर पे या किसी भी तरह से शेप किस तरह से बनाई जा सकती है अगली चीज के साथ लिंक करके, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स के साथ। तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स हम सारी उम्र अलजेब्रा के अंदर एक्सेस और वाइज पढ़ते आए हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है कि एक चीज को बदलने से दूसरी चीज पे क्या असर होता है, जो वेरिएबल है, उस वो वाला कॉन्सेप्ट होना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं कि उनको अलजेब्रिक टर्म्स में समझ आए, मगर उनको ये जरूर पता हो कि एक चीज को बदलने से दूसरी चीज पे क्या असर होता है। अगर आपने अम, आप खाना बना रहे हैं और आपने चूल्हा तेज कर दिया, तो वेरिएबल एक्स, आपने चूल्हा तेज कर दिया मतलब हीट ज्यादा दे दी, तो उसकी वजह से क्या होगा। अगर आपने चूल्हा आहिस्ता कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा। अगर आपने चूल्हा बंद करके ऊपर ढक्कन दे दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा। अब ये सारे वेरिएबल्स हैं, मगर आप एक्स को चेंज करते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वाई का इम्पैक्ट उस चीज के ऊपर भी होगा जो वहां पे या तो पक रही है या आप उसे दम दे रहे हैं। दूसरी चीज जो बच्चों को आ, हमारी उम्मीद है कि वो आनी चाहिए, उनके अंदर स्किल्स और एबिलिटीज हो। एक तो वो ये कि ग्राफ्स के ऊपर वो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकें। y इज इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है, ये आज भी हम कवर कर लेंगे, मगर ये जरूरी है कि ये लेवल बच्चों का हो ताकि वो फैक्टराइजेशन समझ सके। एचसीएफ और एलसीएम वाली चीज पहले वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में थी, मगर वो स्किल्स एंड एबिलिटीज में भी है कि बच्चे फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकें और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकें। वो स्टूडेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकें वेरियस फॉर्म्स इक्वेशंस की। अगेन इसका कुछ एस्पेक्ट है जो आज भी हम कवर कर लेंगे। अब्दुल रहीम साहब ने कहा है कि एक ऑडियो प्रॉब्लम है। अगर किसी और को भी फेस हो रही है तो प्लीज चैट विंडो के ऊपर आप मेंशन कर दें। उम्मीद है अब्दुल रहीम साहब अब आवाज या जो प्रॉब्लम है ऑडियो की वो फिक्स हो गई होगी। मैं आगे मूव करता हूँ जी। अच्छा जी, आज का जो कंटेंट है जिसको हमने करना है कवर, उसके अंदर हम एफडी के दो लोग जिनके साथ काफी क्लोजली काम कर रहे हैं इस स्टेम हब्स वाले प्रोग्राम में, उसके अंदर एक डायरेक्टर साहब हैं मैडम सादिया, और एक असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं नदीम साहब। इन दोनों के साथ हमने काफी ज्यादा काम किया, तो मैंने सोचा कि आखिरी प्रेजेंटेशन है, जाते जाते उनके नाम और उनकी एग्जांपल्स भी हमें यूज कर लेनी चाहिए। अब हम दोनों गए हैं, रमजान आ रहा है, उसके लिए अब उन्होंने चाट के लिए फल खरीदने या घर के लिए फल खरीदने। वो खरीदारी के लिए जब गए तो नदीम साहब नदीम साहब ने क्या परचेज किया उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो उन्होंने 2 किलो या दर्जन फल खरीदा, जिसको हम कह रहे हैं ए, हमें नहीं पता कि वो क्या खरीदा उन्होंने। और 3 किलो अगेन या दर्जन उन्होंने फल खरीदे जिसको हम कह रहे हैं बी, और उनका बिल या जो उन्होंने पैसे दिए टोटल वो 700 रुपए थे। तो अब हमारे पास नदीम साहब की शॉपिंग लिस्ट का हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या खरीदा। सिर्फ ये पता है कि एक फल के या 2 किलो या 2 दर्जन थे, और एक फल के 3 किलो या 3 दर्जन थे। मैडम सादिया ने थोड़े से ज्यादा पैसे खर्चे। उन्होंने 3 किलो फल खरीदा ए और 4 किलो फल खरीदा बी, और उनका बिल आया 1000 रुपए। अब
हमें दोनों का पता है कि नदीम साहब ने 700 रुपए खर्चे, मैडम सादिया ने 1000 रुपए खर्चे। नदीम साहब ने 2 फल खरीदे, मैडम सादिया ने भी 2 फल खरीदे। अब जो सवाल है वो ये कि इसको हम रिप्रेजेंट मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं। सो नदीम साहब ने 2 किलो फल खरीदे ए के। सो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 2A आ गया। सो 2 किलो के लिए 2 और फल ए इज फल ए, तो 2A हो गया। 3 किलो फल बी हैं और टोटल बिल आया 700 रुपए। इसी तरह से मैडम सादिया की रिप्रेजेंटेशन अगर हम मैथमेटिकली करें उनकी शॉपिंग की, तो वो 3A प्लस 4B इज इक्वल टू 1000। अब ये आप लोगों को समझाने के लिए ये वाली चीज, ये डेरिवेशन नहीं हो रही। ऑब्वियसली ये जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि उनको किस तरह से बेहतर समझ आ सकती है जब उनके सामने कोई इक्वेशन आए तो उसके पीछे हुआ क्या है। अब ये दोनों हमारे पास आ गए, नदीम साहब की भी लेफ्ट के ऊपर, मैडम सादिया की राइट के ऊपर शॉपिंग, और इनको अब हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, जिसे हम कहते हैं ग्रेड 8 के अंदर बच्चे साइमल्टेनियस इक्वेशंस करते हैं फैक्टराइजेशन के साथ। सो फैक्टराइजेशन में जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म के अंदर की जाती है, जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखी गई हैं। दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, मतलब ए के ऊपर ए है, बी के ऊपर बी है, और जो 700 और 1000 ये नंबर्स हैं राइट साइड पे वो भी एक दूसरे के ऊपर है। अब ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जब ये क्वेश्चन आता है बच्चों के साथ, बच्चों के पास, तो उसमें लिखा होता है सॉल्व। अब वो जब सॉल्व है, वो मैथमेटिकली सीख सकते हैं कि किस तरह से ये चीज सॉल्व करनी है। इस वक्त जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बच्चों को ये चीज भी समझ आए कि ये इक्वेशन आई कहाँ से और इसका मतलब है क्या, तो हम इसको सॉल्व कर क्यों रहे हैं, अब हम सॉल्व किस लिए कर रहे हैं। वो अब इसके मैं आप लोगों से नहीं कहूंगा कि इस वक्त वो सॉल्व करें, मगर मैं आपको इसका जल्दी से आंसर बस आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ए जो है वो उसका आंसर 200 है और बी का 100 है। मेरी असम्पशन ये है कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना जो टीचर्स आज हैं हमारे साथ सेशन में उनके लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है, तो इसीलिए मैं उस प्रोसेस में से नहीं गुजरना चाह रहा, मगर आपके सामने आंसर्स आ गए कि ए 200 है और बी जो है वो 100 है। अब ये हैं फलों के निर्ख, केले, खजूरें, तरबूज, सेब, स्ट्रॉबेरी, इन सब के निर्ख हैं, और हमें ये पता है कि ए जो है वो 200 है और बी जो है वो 100 है। अब मैडम सादिया ने सवाल, अब बच्चों से मैं ये नहीं कह रहा स्टूडेंट से कि आप सॉल्व करें साइमल्टेनियस इक्वेशन को, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि मैडम सादिया ने क्या खरीदा। सो मैडम सादिया ने जो खरीदा था वो था 3A प्लस 4B इज इक्वल टू 1000। अब चैट के ऊपर प्लीज 30 सेकेंड्स मैडम सादिया ने जो खरीदा वो लिखते हैं। 3A प्लस 4B ये उनकी शॉपिंग थी, ए की वैल्यू हमें पता है। अब चैट के ऊपर, बिल्कुल ठीक है जी। सो हमारे पास एक जवाब आ गया, मगर इसके साथ अगर क्वांटिटी भी लिखते हैं, सो डेट्स और एप्पल आपने लिखा, तो आपकी नजर में वो क्वांटिटी क्या थी। सो कितने सेब थे और कितनी खजूरें थी। थैंक यू जी। सो रुपीस में तो हमारे पास आ गया कि वेरी गुड, मगर क्वांटिटी बता दें वजन के हिसाब से, मतलब या दर्जन या किलो के हिसाब से प्लीज। ओके, सो हमारे पास अब आ गई 3 किलो खजूरें और 4 किलो सेब। अब सिर्फ इसकी फ्रेमिंग मैं दोबारा से एक दफा रिकैप इसका कर लेता। अब इसकी फ्रेमिंग आप ये देखें कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में जब बच्चों के पास ये क्वेश्चन आता है कि इसको सॉल्व करें, तो उनको इस बात का इदराक होना, इस बात की समझ होना कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर हो क्या रहा है। दो चीजें एक ही वक्त में हो रही, उन दोनों चीजों में कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, अब उनको हम निकालना चाह रहे हैं।
जो शॉपिंग थी, फलों की शॉपिंग थी, वो मेरी नज़र में एक आसान तरीका था बच्चों तक ये चीज़, स्टूडेंट्स तक ये चीज़ पहुँचाना कि वो एक्स और वाई को जब हम अलजेब्रा में लिखते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन में, उसकी जगह या ए और बी हो, तो एक तो वो समझ सकें कि वो हो क्या रहा है, और वो हैं क्या। दूसरा, वो सिर्फ सॉल्व ना कर सकें, मगर उस सॉल्व से जो अगला लेवल है, व्हिच इज जो क्वेश्चन, मैडम सादिया ने क्या खरीदा था, सवाल सॉल्व नहीं करना था। उनसे ये मैंने नहीं पूछा था कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है, उनसे मैंने उससे अगला स्टेप पूछा। अब ये प्रोसेस पूरा, मकसद इसका समझाने का ये था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन की डेरिवेशन भी बच्चों के जहन के अंदर किसी तरह से, अगर हम उनको समझा दें ताकि उनको समझ आ जाए कि जब उनके सामने एक इक्वेशन आती है तो उस इक्वेशन का मैथमेटिकली तो वो है, मगर उसकी रीजनिंग क्या है और वो आ कहाँ से रही। मेरे जो कॉलीग हैं रोशान, उन्होंने ग्रेड 5 का जो एचसीएफ और एलसीएम का या फैक्टर्स के ऊपर जो उन्होंने समझाया था, उसके अंदर उन्होंने कुछ एग्जांपल शेयर की थी कि रियल लाइफ के अंदर फैक्टराइजेशन कहाँ पे यूज होती है। तो फॉर एग्जांपल, आप एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जाके खड़े होते हैं, तो 3 साइडों के सिग्नल जो हैं वो रेड हैं और आपकी साइड वाला सिग्नल जो है वो ग्रीन है। इसी तरह से जब आपका रेड होता है तो किसी और का ग्रीन होता है, और वो ट्रैफिक रेगुलेट रहती है इसी तरह से। ये जो पूरा प्रोसेस है कि कौन सा ग्रीन होना है और कितनी देर के लिए ग्रीन होना है, और उसने जब ग्रीन होना है तो उसी वक्त में साइमल्टेनियसली बाकी सिग्नल्स के साथ क्या होना है, तो वो रेड होंगे। ये वाला जो प्रोसेस है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, यही यही चीज इस्तेमाल की जाती है ट्रैफिक लाइट्स को रेगुलेट करने में। यही चीज इस्तेमाल की जाती है जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, जो एयरपोर्ट्स पे बैठे होते हैं अपने कंट्रोल टावर में, और उनके पास बहुत सारे जहाज हैं जिन्होंने एक ही वक्त के अंदर आना है, लैंड करना है और टेक ऑफ भी करना है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर वो ये देख रहे हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, किस जहाज को कब लैंड करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो पीछे प्रोग्रामिंग हुई भी होती है वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के ऊपर ही बेस करती है। क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियसली जहाज आ रहे हैं एक ही वक्त में, साइमल्टेनियसली जहाज उड़ भी रहे हैं। तो इस टर्म को जो साइमल्टेनियस है, अंग्रेजी की इस्तिलाह है, इसको बच्चों तक किसी तरह से ये समझाना कि एक ही वक्त में जो चीज हो रही हो, अ, वो भी जरूरी है। क्योंकि होता ही है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस मैंने स्कूल में जब पढ़ी, तो मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशंस ही पढ़ी। मुझे अंग्रेजी में जो इसका मतलब है साइमल्टेनियस का, वो शायद काफी उस जमात में तो मुझे पता है कि नहीं आता था। उसके बाद ही किसी वक्त जाके मैंने सीखा, और फिर जाके मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशंस पीछे जो मैंने पढ़ी थी वो समझ आनी शुरू। अब हमारा जो एक पोल है जी, वो जल्दी से हमने कर लेना। आपके सामने है, और ये जो एक्चुअल पोल है ये आप ये समझें कि आपके लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है या स्टूडेंट्स के लिए है। सो पोल का नाम है, मुझे पहले इनका मतलब समझाएं। आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, आपने इनमें से 4 टर्म्स आपके सामने लिखी हुई हैं और उनकी आगे डेफिनेशन है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है। थैंक यू। मैं पोल को अब एंड कर रहा हूँ जी, और आपके सामने इसके रिजल्ट्स जो हैं वो भी शेयर कर देते हैं। ओके, अच्छा, मकसद इसका किसी का भी आप टेस्ट लेना नहीं था, मगर कि इनका एक्चुअल मतलब क्या है इन टर्म्स का। मकसद सिर्फ ये था कि ये जो वर्ड्स हैं ये थोड़े से थोड़े, ये काफी सारे मुश्किल है। अंग्रेजी की जो टर्मिनोलॉजी है काफी मुश्किल होती है, तो वो जो उस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा फन तरीके से सामने लेके आना। पॉलिनोमियल पॉलीक्लिनिक की एक्सटेंशन नहीं होगी 12 कहू में। जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, वो जब सुल्तान नया सिम कार्ड खरीदेंगे तो उसको नहीं कहते, और क्वाड्रेटिक जो है वो कायद आजम के घर के साथ जो कमरा है कराची में, उसको भी नहीं कहते। मकसद इसका सिर्फ ये था कि इन टर्म्स को थोड़ा सा आसान तो इसके लेवल इस तरह से नहीं बनाया जा सकता, मगर एक फन तरीके से जरूर पेश किया जा सकता, ताकि बच्चों के लिए ये जो टर्मिनोलॉजी है जो हम फैक्टराइजेशन में यूज करते हैं और वो आगे भी यूज करेंगे, अपनी जिंदगियों में भी इस्तेमाल करेंगे, उसको थोड़ा सा कम मुश्किल बना दें और उनके लिए अप्रोचेबल बना दें।
तो उनके साथ थोड़ा सा मजाक कर लें उन टर्मिनोलॉजी के साथ, उनका या मजाक उड़ा लें उस टर्मिनोलॉजी का, ताकि इसी बहाने उनके लिए ये चीज ये जहन में उनके बैठ जाए कि क्वाड्रेटिक कोई बहुत हव्वा चीज नहीं है। लफ्ज की बात कर रहा हूँ, जो जब आप कॉन्सेप्ट समझाएंगे इंशाल्लाह वो भी उनको आ जाएगा, मगर जो टर्म है वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो। थैंक यू। और अब हम चलते हैं जी कि इन इक्वेशंस, सो अब जो पहले शुरू के अंदर प्रिलिमिनरी असेसमेंट वाला जिक्र हुआ था कि उन बच्चों को क्या चीज आनी चाहिए, तो उसके ऊपर एक बहुत ही क्विक एग्जांपल है कि y इज इक्वल टू x। अगर x, अब ये दो चीजें हैं जो वेरी कर रही हैं। आपके जो सालन आप पका रहे हैं उसके नीचे उसका जो चूल्हा है x वो भी हो सकता है कि आप कितनी हीट आप दे रहे हैं। आज का जो मौसम है या दर्जा हरारत है वो भी हो सकता है कि कितना टेम्परेचर है। आप जो साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, वैगन, बस क्या चला रहे हैं या उसमें बैठे हुए हैं, उसकी स्पीड भी हो सकती है। कोई भी चीज जो बदल सकती है उसको हम इस वक्त x कह रहे हैं। अगर वो y इज इक्वल टू x हो तो इसका मतलब ये है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि जिस रफ्तार से x बदल रहा है उसी रफ्तार से y भी बदल रहा है। और ये ग्राफिकली अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। अंग्रेजी के अंदर इसको जो टर्मिनोलॉजी फैक्टराइजेशन में हमें पढ़ाते हैं वो है लीनियर इक्वेशन की। लीनियर अगेन लाइन से वो वर्ड निकला है, जिसका मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे जैसे आप x बदलते जाएंगे वैसे वैसे y भी बदलता जाएगा उसी तरह से, तो वो हमेशा लाइन सीधी होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसलिए जरूरी है कि बच्चों के लिए ये क्रिएट करना, ये माहौल कि वो खुद ड्रॉ कर सकें इस ग्राफ को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बेशक टेम्परेचर खुद मेजर करना शुरू कर दें दिन का, आप उन्हें पिछले एक हफ्ते के घंटे बाद जो टेम्परेचर था इस्लामाबाद का वो उनके साथ बेशक शेयर कर दें, कि वो इसको मैप आउट कर सकें ग्राफ के ऊपर कि कितने बजे अगर आप टाइम को एक्स के ऊपर लेके जा रहे हैं और टेम्परेचर को वाई पे लेके जा रहे हैं, तो किस तरह से वो ग्राफ कैसे बनता है दिन के टेम्परेचर का। दूसरा जो हमारे पास, अब इसको मैं सीधे चलते जाओ, एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे जैसे x बदलेगा उसी तरह से y भी बदलेगा। तो इस इक्वेशन को और इस तरह के ग्राफ को मैं हमेशा सीधे चलते जा भी कहूँ। नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है वो है स्क्वायर रूट का, कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जिस स्पीड से x बदलेगा y जो है वो बहुत तेजी से बदलेगा। सो अगर x 1 है तो x स्क्वायर्ड मतलब y भी 1 है, मगर x जब 2 है तो y 4 हो जाएगा, छलांग लंबी ज्यादा मारेगा। x जब 3 होगा तो y 9 हो जाएगा, तो वो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसका जो ग्राफ है वो हमेशा इस शेप के अंदर बनता है। पैराबोला या पैराबोला जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, ये शेप हमेशा यही होगी, इसकी डायरेक्शन बदल सकती है मगर शेप हमेशा यही होती है। जब भी स्क्वायर्ड की कोई इक्वेशन हो तो उसका हमेशा ग्राफ इसी तरह का बनेगा, जिसको हम जो हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैसेजिंग में हम इस्तेमाल करते हैं स्माइली फेस का इमोटिकॉन, तो ये इमोजी, तो ये खुश रहो है, ये हमेशा स्माइली फेस है। इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं मगर ये खुशी है और ये हमेशा खुश रहेगा। जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन है जी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस फैक्टराइजेशन के साथ कैसे रिलेटेड है? मैम उसके ऊपर मैं एक वेरी क्विक शेयर कर दूं। जो फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो अलजेब्रिक आप कह लें प्रोसेसेस इस्तेमाल होती हैं या तरीकेकार इस्तेमाल होता है, उसकी जो बेसिस है वो ऑब्वियसली फैक्टर्स हैं, HCF है, LCM है, मगर जो उसके अंदर मीडियम स्टेप है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, कि इक्वेशन जो बहुत सिंपल इक्वेशन हो वो बच्चे पहले सॉल्व करना सीख सकें, कि दो चीजें, दो कंडीशंस जब मीट हो रही हो और दो चीजें एक तरफा हो रही हो तो उसका मतलब एक्चुअली है क्या।
वो प्रोसेस जो है वो फैक्टराइजेशन के जो जैसे जैसे आगे कॉम्प्लिकेटेड वो चीजें आ जाती तो उनके लिए बच्चों के लिए वो स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाता है। जिस ये लिटरेचर जो लिटरेचर को मैं कोट कर रहा हूँ, जो रिसर्च जिसके ऊपर की गई कि बच्चों को फैक्टराइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। अच्छा जी, अगला जो y is equal to x क्यूब है। अब y is equal to x क्यूब के अंदर आपके पास वही ग्राफ जो ऊपर जा रहा है उसी तरह से वो नीचे भी जाएगा, तो वो हमेशा सिमेट्रिकल होगा, मगर सिर्फ फर्क ये है कि एक तरफ से वो ऊपर जा रहा है तेजी से और दूसरी तरफ से वो नीचे जा रहा है, जिसके अंदर वो या तो कभी खुश है और कभी खुश नहीं है। सो इसको मैं कभी खुशी कभी गम कह रहा हूँ। द ग्राफ, इसका सिंपल जो प्रोसेस है वो ये है कि ये जो आपके सामने ग्राफ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये चीज आप लोगों के लिए तो ऑब्वियसली बहुत कॉमन है। स्टूडेंट्स जिनके साथ हमने काम किया है इस्लामाबाद के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में, उनके अंदर उन बच्चों को भी जिनको अलजेब्रिक टर्मिनोलॉजी या अलजेब्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, उनको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में उनसे पूछा या उन्हें कहा कि ये ग्राफ पेपर है, इसके ऊपर हमें इस टेबल को बना के दिखा दें, तो वो चैलेंजिंग था काफी बच्चों के लिए, जिसकी वजह से ये एक बहुत छोटी एक्सरसाइज है जो आपके साथ रन की। मकसद से भी है कि बच्चों को भी इस तरह से एग्जाम्पल्स देके और उनसे करवा करवा के ताकि वो कंफर्टेबल हो सकें जब भी किसी इक्वेशन को देखें, तो उनके जहन में ये आए कि इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी होती, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे जैसे मैं एक चीज को बदलूं एक्स को, तो उसका असर वाई पे भी होगा। और आप उसके जैसे मैंने कहा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स वाली, जो आप उनको दे सकते हैं और उनकी रिलेशनशिप्स के बारे में। ओके, ये है अब एक क्लास एक्टिविटी है जो जो अगेन ये ग्रेड 5 का जो एचसीएफ और एलसीएम वाली चीज है उसके उसके साथ ये लिंक्ड है, मगर ये फैक्टराइजेशन के साथ बहुत क्लोजली इसलिए है कि ये कॉन्सेप्ट बच्चों को बीच बीच में बार बार उन दोहराना जरूरी है कि जो फैक्टराइजेशन है उसका मतलब ये है कि हर चीज के फैक्टर्स हैं। तो अब हमारे पास 1,000 रुपए का नोट है जिसको हमने बैंक से जाके तोड़वाना है ईद से पहले, क्योंकि ये हमने ईद देनी है। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है? हमारे पास इसको हम या तो 20 रुपए के नोट ले सकते हैं, या 50 रुपए के नोट ले सकते हैं, 100 के ले सकते हैं, या 500 के ले सकते हैं। ओके, अब अगर हम 20 रुपए का नोट लेते हैं तो उसकी 50 हमारे पास 50 नोट हमें बैंक वाले जो हैं वो देंगे 20 रुपए के। अगर हम 50 रुपए के नोट लेते हैं उनसे तो वो 20 नोट हमें देंगे। अगर हम उनसे 100 रुपए के लेते हैं तो 10 देंगे, और 500 के लेते हैं तो 2 देंगे। ये एग्जाम्पल एज अ क्लास एक्टिविटी सिर्फ इसलिए शेयर की जा रही है क्योंकि करेंसी एक ऐसी चीज है जो बच्चों के लिए मैथ नहीं है। अगर रियल करेंसी की हम बात करें, वो बच्चों के लिए मैथ इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक रोजमर्रा की उनके साथ एंगेजमेंट है पैसे की, या तो घर पे बात हो रही होगी, पैसे नहीं हैं, पैसे ज्यादा हैं, पैसे कम हैं, ये चीज नहीं खरीदनी, ये महंगी है, ये चीज खरीद लेते हैं, ये सस्ती है। तो जो कॉन्वर्सेशन है करेंसी के बारे में, वो क्लास के अंदर, वो बच्चों के घरों में वो जो सोशल सर्कल में होते हैं, जब वो दुकान जाते हैं, तो वो हर वक्त उनके इर्द गिर्द हो रही होती है, और ये एक रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है। फैक्टर्स किस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो अगर 1,000 रुपए के नोट के एवज बैंक 1,000 रुपए का एक नोट वापस करेगा। अगर आप इसी को तोड़वाएंगे तो 500, और आपने वही फैक्टर्स जो वहां पे लिखे थे वो यहाँ पे आ गए। ये क्विक एक्सरसाइज थी। मकसद इसका सिर्फ ये है कि कभी कभी फैक्टराइजेशन को अगर हम उसी तरह से पढ़ाएं जैसे टेक्स्ट बुक्स के अंदर वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो बच्चों के लिए कैचअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुए जा रहे हैं। अब मैं जो रिक्वेस्ट है वो ये कि दरमियान में आपने खुद टाइम निकाल के एक्सरसाइज, अगर कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट आपने समझाया है तो आप एक आसान चीज के ऊपर वापस बच्चों को ले आए। जिस तरह की ईदी का एग्जांपल है कि
जिसके अंदर बच्चे वो रिवाइज कर सकेंगे वो चीज जो वो 5वीं या 6वीं में पढ़ चुके हैं। दूसरा, उनके लिए दोबारा से फैक्टराइजेशन पे आना इतना शायद मुश्किल ना हो, अनलेस वो एक मुश्किल कॉन्सेप्ट से दूसरे मुश्किल कॉन्सेप्ट और उससे ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट पे जंप करते जाएं। इंटरेस्टिंग एक फैक्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त करेंसी है और दुनिया के अंदर भी जो ममालिक के अंदर करेंसी नोट होते हैं या कॉइन्स होते हैं, वो हमेशा फैक्टर या मल्टीपल्स के अंदर ही बनते हैं। आपके पास इस वक्त जो कॉइन्स हैं, अगर आप उनको देख लें और सबसे मैक्सिमम देख लें कि आपके पास इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 5,000 का रुपी नोट है। 5,000 रुपए के फैक्टर्स में से उसके नीचे जो आपके पास नोट आता है वैल्यू का, वो है 1,000 रुपए का। अगेन 1,000 जो है वो फैक्टर है 5,000 का। 5,000 के नीचे एक आता है 500 का नोट। 500 जो है वो 1,000 का भी फैक्टर है और 500 का 5,000 का भी फैक्टर है। उसके नीचे 100 का आता है, फिर 50, फिर 20 और 10 रुपए के कॉइन्स। जितनी भी करेंसी होती है वो हमेशा फैक्टर्स या मल्टीपल्स के फॉर्म के अंदर ही बनती है। आपके पास 300 रुपए का नोट नहीं है इस वक्त, क्योंकि 300 रुपए सिर्फ इसलिए नहीं कि 300 रुपए की जरूरत नहीं है उस नोट की, मगर वो जो रजीम है फैक्टर्स और मल्टीपल्स की, जिसकी बेसिस के ऊपर स्टेट बैंक ने या दूसरे ममालिक के जो बैंक्स हैं जो वो करेंसी छापते हैं या बनाते हैं, तो उसके अंदर फिट नहीं होता। तो हमेशा जो रुपीज या कॉइन्स होंगे वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स के अंदर ही आपको मिले। पाकिस्तान की एक बहुत प्राइम एग्जांपल है, जिसको आप शेयर भी कर सकते हैं एज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। नेक्स्ट एक क्लास एक्टिविटी, अगेन दिस इज फैक्टराइजेशन। इसके अंदर हमारे पास क्लास के अंदर 3 दोस्त हैं, और उन 3 जो दोस्त हैं उनकी क्वालिटीज आपके पास लिखी हुई हैं लेफ्ट के ऊपर। इसके अंदर से अब मैंने पूछा कि एक्स बच्चे को खड़ा करके कि इनकी क्वालिटीज बताएं बाकी बच्चे। लेट्स से कि बाकी बच्चों ने इनकी जो क्वालिटीज बताई हमें वो थी कि वो खुश अखलाक है, वो तहमुल मिजाज है और वो हंसमुख है। इसी तरह से दोस्त दूसरा जो है उसकी 3 क्वालिटीज पूछी गई, तो ये जवाब मिला कि वो हंसमुख है, दयानतदार है, रहमदिल है, और तीसरी कि वो तहमुल मिजाज है, हंसमुख है और चुस्त है। अब ये लिस्ट आपके सामने है। मकसद इसका सिर्फ ये है कि अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो तीनों दोस्तों में कॉमन है। और वो है हंसमुख। इन दिस केस तीनों के अंदर वो ये क्वालिटी जो थी वो कॉमन थी। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली एक इक्वेशन की तरह से हम इसको लेके चलते हैं। हंसमुख कॉमन था, कॉमन क्वालिटी है, तो हंसमुख को हमने साइड पे रख दिया, बाहर बाहर लेके, क्योंकि वो तीनों के अंदर कॉमन है। अगली अगला जो स्टेप है वो ये कि हमने देखा कि जो पहला दोस्त है उसकी कौन सी 2 क्वालिटीज बच गई, तो वो खुश इखलाक और तहमुल मिजाज है। सो अब दोस्त 1 जो है वो हंसमुख टाइम्स खुश इखलाक टाइम्स तहमुल मिजाज। चलिए नेक्स्ट, आपके पास दूसरा जो दोस्त है वो दयानतदार और रहमदिल 2 क्वालिटीज थी, हंसमुख फिर हमारे पास बाहरी है अभी तक, और तीसरा जो है वो तहमुल मिजाज और चुस्त। अगेन हंसमुख जो है एज अ कॉमन क्वालिटी हमने बाहर रखी हुई है, और इन तीनों क्वालिटीज की, तीनों दोस्तों की जो क्वालिटीज थी उनके बाहर हमने एक और ब्रैकेट लगा दिया। अब हंसमुख बाहर है, विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय एवरी सिंगल दोस्त। दोस्त 1 के साथ भी वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दोस्त 2 के साथ भी हो रहा है, और दोस्त 3 के साथ भी हो रहा है। जो फैक्टराइजेशन के अंदर जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं उनके अंदर से एक सबसे आसान या सबसे पहला जो स्टेप है वो है ये वाली इक्वेशन बच्चों को सॉल्व करनी आनी चाहिए, ए प्लस के बी प्लस के सी। सो ये वाला पहला या स्टार्टिंग एसएलओ है फैक्टराइजेशन का, के ए प्लस के बी प्लस के सी। उसके अंदर से कॉमन जो क्वालिटी है इन दिस केस वो के है, उसको आपने बाहर रख दिया, और जो एग्जांपल आपके साथ शेयर की है इसके अंदर हंसमुख वो क्वालिटी थी जिसको हम बाहर रख लेते हैं।
ओके, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो वैसे वो बहुत कॉमन चीज है, मगर अगेन ये आपके साथ सिर्फ उस बेसिस पे शेयर की जा रही है कि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हम चीजें उनको करवाते हैं, अगेन फैक्टराइजेशन के अंदर स्क्वायर रूट्स और रूट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जब हम उनसे बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में या लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, जहाँ पे x अकेला हो, x स्क्वायर्ड हो, x क्यूब हो, तो उनके लिए वो चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है कि जड़ होती कहाँ है, ऊपर या नीचे, किसी भी पौधे की, और वो रूट या जड़ हमेशा नीचे होती है, मोस्टली नीचे होती है। अब हमारे पास आ गया एक स्क्वायर जिसका सरफेस एरिया है 36। अगर 36 सरफेस एरिया हो एक स्क्वायर का, तो उसकी एक साइड की क्या वैल्यू होगी? स्क्वायर, सॉरी मैं इंतजार कर रहा था कि चैट के ऊपर शायद कोई आ जाए। सो स्क्वायर अगर 36 उसका एरिया है, तो इसका मतलब ये हम अगर स्क्वायर की जो नीचे वाली लाइन है स्क्वायर, उसको हम जड़ कह रहे हैं, क्योंकि पौधे की जड़ नीचे होती है, स्क्वायर की जड़ भी नीचे होती है। जब स्क्वायर की जड़ नीचे होती है तो उसकी लेंथ 6 है, और उसकी जो ऊंचाई है वो भी 6 है, जिसकी वजह से उसका एरिया बनता है 36। तो अगर स्क्वायर रूट हो तो उसका मतलब क्या है, कि स्क्वायर की जड़, हम सिर्फ ये आपसे पूछ रहे हैं, मैं स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ, क्या आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि अगर ये स्क्वायर होता, अगर 100 एक स्क्वायर होता, तो उसकी रूट क्या होती, रूट की लंबाई क्या होती? तो स्क्वायर रूट का बजट है स्क्वायर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की, अगर आप साइन लगाते तो उसका मतलब क्या है? तो वो स्क्वायर रूट को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो वॉल्यूम है, सॉरी मैं, तो की रूट, क्योंकि वो 3 साइड से उसका वॉल्यूम बनता है, तो क्यूब रूट क्यूब जो साइड है, जड़ वाली जो साइड है, उसकी लंबाई कितनी? ये वाली एक क्विक एक्सरसाइज थी जो आपके साथ रन की है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से बनते हैं, वो चीज भी समझ आ जाए। एज अ समरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो हमने जो मुश्किल कॉन्सेप्ट थे फैक्टराइजेशन के, वो इसके अंदर कवर नहीं किए, क्योंकि वो एक आप रिमोटली वो चीज कवर करना, और स्पेशली इतने टाइम स्लॉट के अंदर वो कवर करना जरा मुश्किल था। तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपकी फैक्टराइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट हो, एक तो वो, दूसरा क्लास एक्टिविटीज कौन सी कराई जा सकती हैं बच्चों को फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझने में, और दूसरा जब वो कॉम्प्लेक्स चीजें उनके सामने आती हैं जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो उनको वो समझ सकें कि ये आई कहाँ से। सो उसकी एक डेरिवेशन की एग्जांपल फलों की खरीदारी से हमने ली। कुछ ग्राफ्स की रिप्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की गई, जो अगेन जो इसके अंदर हम ज्यादा तो नहीं कवर कर सके, बट मेरी ये दरख्वास्त जरूर होगी कि क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जो इक्वेशंस हैं उसके अंदर उनसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2ay प्लस वाई है, या इस फॉर्म की कोई लीनियर इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप उनसे खुद वैल्यूज इनपुट करवा के एज वेरिएबल फॉर्म उनसे कहें कि वो खुद ग्राफ्स ड्रॉ करना शुरू करें, ताकि उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता क्या है विजुअली, और वो चीज होती कैसे, कि किस स्पीड से मैं चेंज लेके आऊंगा एक वेरिएबल में, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या हो सकता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को विजुअल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जो अदरवाइज उनके लिए सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला रह जाता है, उसके साथ वो रिलेट जरूर कर सकें। ओके,
जो आज का हमारा सेशन है जी, इसको ये इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। इससे पहले कि हम जाएँ, 2 चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ। एक तो ये कि जो मे मेरे कॉलीग हैं, वो सबको ईमेल कर देंगे। अगर आपने पहली दफ़ा ये सेशन जॉइन कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दें। अगर आपने पहले किया हुआ है, तो आप सबको एक आज ईमेल आ जाएगी, जिसके अंदर एक एज़ अ फ़ॉलो-अप कुछ असाइनमेंट या आप कह लें होमवर्क वाला काम है, छोटा-सा, बहुत छोटा-सा, मगर उसकी जो इनपुट है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप लोगों की इनपुट से हम अगली चीज़ें या जो अगला कंटेंट है, उसको डेवलप कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, मगर हम किस तरह से डेवलप करके आप या आप जैसे जो उस्ताद हैं उन तक हम पहुंचा सकते हैं, तो वो वहां पे हमें उसकी हेल्प भी मिलेगी। प्लस वही चीज हमने फिर एफडी को रिपोर्ट भी एंड एट द एंड ऑफ द डे वो हम कर देंगे कि कितने लोग आए, क्या उनके साथ हमने चीजें शेयर की, और चैट के अंदर जैसे मेरी कॉलीग हैं उन्होंने मैसेज भी कर दिया कि अगर आपके कोई सवाल हुए तो प्लीज आप हमें ईमेल कर सकते हैं। एक आपके साथ फीडबैक के हवाले से एक बहुत छोटा-सा फॉर्म है जो शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर भी और ईमेल पे भी। उसको प्लीज़ फिल कर लीजिएगा आज ही, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि कौन-सी चीज़ है जो हम शायद मिस आउट कर गए या हमें बेहतर करनी चाहिए थी। और अगर इसके अंदर कोई चीज़ अच्छी थी, तो कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको आगे लेके जाना चाहिए एफडीए को। आप सबका जॉइन करने का बहुत-बहुत शुक्रिया जी। आपसे इंशाल्लाह फिज़िकली मुलाकात होगी जल्द, और वर्चुअली भी इंशाल्लाह जल्दी होगी। एफडी के ऊपर अब डिपेंडेंट है कि वो नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं हम इस प्रोग्राम के साथ। बट जो स्टेम हब्स हैं, जो असातिज़ा हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमें हेल्प की है स्कीम ऑफ स्टडीज़ डेवलप करने में, आइडेंटिफ़ाई करने में वो टॉपिक्स जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा चैलेंज होता है, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफ़ाई करने में जो प्राइमरी से बच्चे जिनमें वीक होते हैं या मिडिल स्कूल से वीक होते हैं और वो सेकेंडरी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम आपके सामने ये सीरीज जो है वो छोटी सी प्रेजेंट कर सके। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सबको, आपकी फैमिलीज को रमज़ान मुबारक, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जल्दी। थैंक यू एवरीवन। खुदा हाफिज़।